जोहार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का क्लास 11th का टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी को लेकर के जैक बोर्ड जो है वो आप सभी के सारे विषयों की तीन मॉडल सेट जारी कर चुका है। इसी क्रम में आज हम आप सभी के लिए हिंदी इलेक्टिव की मॉडल सेट 3 के सॉल्यूशन को लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका गद्यांश रहेगा। आपका गद्यांश वहाँ ऊपर में दिया हुआ रहेगा और उससे आपका 3 सवाल पूछा जाएगा। उसमें सवाल का आपका है कि मानव जीवन की किस अवस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। तो आंसर है बाल्यावस्था या बाल्यकाल को। खा में देखते हैं कि विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो गद्यांश के मुताबिक यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र संतुलित शारीरिक मानसिक विकास के लिए किया गया प्रयत्न है। क्वेश्चन नंबर ग है कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है। तो हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। आगे आपके इस अथवा में रहेगा और अथवा में आपका एक पद्यांश जिसे कविता कहते हैं वो दिया हुआ रहेगा और उस कविता से भी आपका सवाल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसमें केवल एक ही को सॉल्यूशन करना है। आ तो अब कहानी बनाइए, आ तो कविता बनाइए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम दोनों का आंसर दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पद्यांश में अनाम सैनिक किसे कहा गया है। तो आंसर है कि अपने पूर्वजों को, जिनका नाम किसी भी कृति स्तंभ पर नहीं लिखा गया है उसे पद्यांश में अनाम सैनिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ख है कि प्रस्तुत कविता किन लोगों को समर्पित है। तो यह जो ऐसे अपने पूर्वजों या अनाम सैनिकों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर ग है कि कवि ने ताजमहल निर्माण करने वालों के लिए गुनाह शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो क्योंकि ताजमहल बनाने वाले लोगों का हाथ काट दिया गया था, इसलिए कवि ने ताजमहल निर्माण करने वालों के लिए गुनाह शब्द का प्रयोग किया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका व्याकरण से है और इसमें आपका एक निबंध, आवेदन पत्र, रिपोर्ट आता है। तो चूंकि आपका जो इससे निबंध का, आवेदन और रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट सेम रहता है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। तो क्वेश्चन नंबर घ है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। समझते हैं ककार। तो जिस किसी भी शब्द में क की मात्रा आए और क्वेश्चन चिन्ह लग जाए उसे हम ककार कहते हैं। और समाचार लेखन के 6 ककार इस प्रकार से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में लिखे हैं कि किसी भी घटना को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो उसे हम समाचार कहते हैं। और समाचार लेखन के 6 ककार इस प्रकार से। पहला क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। क्या देखते हैं इसमें कि जो प्रथम 4 ककार है क्या, कौन, कहाँ, कब, यह सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होता है। लेकिन जो आपका अंत का 2 ककार है क्यों और कैसे, इसमें जो लेखक होता है, जो संपादक होता है वो अपना विवरण, व्याख्या और विश्लेषण करता है। अर्थात इसमें जो इसे विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर बल दिया जाता है। बात करेंगे खंड ग की। तो खंड ग में आपका जो है वो बुक से रहेगा और बुक से ही आपका सवाल आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसी एक की सब प्रसंग व्याख्या करें। क में है रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना लोहा भी नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा की भूनी सी ताला को खोलते। क्या देखते हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में सुदामा पांडे, जिसका नाम धूमिल है, के द्वारा रचित घर की वापसी से लिया गया। इसमें कवि घर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच की रिश्तों की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ता तो है परंतु यह खुलते नहीं है। इसमें जंग लग गया है और हमारे खून में इतना लोहा भी नहीं है कि उससे एक चाबी बनवाकर रिश्ते की ताले को खोल सके। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और इतने गरीब है कि हम लोग चाह करके भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग
बात नहीं कर पाते। और हमारे शरीर में यानी कवि के शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वह इतना पैसा कमा सके कि हर व्यक्ति के लिए इच्छानुसार काम कर सके और जो रिश्ते में जो जंग लग गया है उसकी ताले को खोल सके। अर्थात वह जो है सो परिवार के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। देखते हैं काव्य सौंदर्य में। पहला है कवि की भाषा सरल एवं सहज है। आगे कविता में संगीतात्मकता है। आगे रोमानियत, अतिशय, कल्पनाशीलता, धार्मिकता, मुक्त कविता है। यानी इसमें कोई भी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो भी बात बोला गया एकदम एक्चुअल बात बोला गया। आगे उनकी भाषा जनजीवन के अधिक निकट है। देखते हैं आगे अथवा में। अथवा में लिखा गया है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्ण में शिखर थे। देखते हैं प्रसंग में। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भागवन में नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा से लिया गया। इसमें क्या होता है कि जब कवि हिमालय के पर्वतों के शिखर के ऊपर बादल को घिरते हुए देखते हैं तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह समय बसंत ऋतु का था। कौन सा समय था? तो इसमें जो समय बसंत ऋतु का था, जिसमें बसंत का सुबह काफ़ी सुहावना होता है, हवाएं मंद मंद धीमी धीमी बह रही थी और प्रातः काल की सूर्य की किरणें काफ़ी कोमल है, काफ़ी जो एकदम ऊर्जावान होती है। और यह जब किरणें पर्वत की यानी हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तो चोटियाँ एकदम पूरा सोने की भांति चमकीले यानी कि लाल प्रतीत होती है। और यही बात जो है सो कवि अपने काव्यांश में कह रहे हैं। बात करेंगे काव्य सौंदर्य की, तो भाषा आपकी खड़ी बोली है और कहीं कहीं अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता में संगीतात्मकता है और मंद मंद में पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न 3 रहेगा, उसमें आपको केवल 2 बनाना है, जो आपको इजी लगे उसी को बना देना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझा नील से गरजते भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखें कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भागवन में नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है से लिया गया। इसमें कवि कहते हैं कि शीत ऋतु में बादल पहाड़ के शिखरों के ऊपर से गुजरती है तो वह आसमान में जो है वो तूफानी हवा को चीरते हुए पार होती है। लेकिन जब यह तूफानी हवा जो है वो भयंकर होती है तो यहाँ पर बादल और तूफान में टक्कर होती है, जिस क्रम में हमको गर्जन और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। अर्थात बादल जो है वो तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और यह बात जो है, यह घटना कवि ने अपने आँखों से देखा है, इसलिए कवि ने महामेघ को झंझनील से गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों? इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखे हैं कि प्रस्तुत प्रश्न यानी यह प्रश्न जो है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भागवन में नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित नींद उचट जाती है से अवतरित है। इसमें कवि के मन में हमेशा मन की सुख प्राप्त करने की आशा बनी रहती है और यही आशा कवि को रात भर जगाती है, क्योंकि जीवन में अंधकार रूपी दुख बना हुआ है और कवि को भीतर से डरा देती है। यानी यह जो अंधकार है कवि को भीतर से डरा देती है तथा उनकी आंखें जो है सो सुख आने का प्रतीक्षा करती है, लेकिन वह सुख जो है वो आती नहीं है, केवल उसके आने की आशा आती है और उसी आशा में जो है वो कवि की आंखें रात भर भटकती रहती है, अर्थात उसे नींद नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने किन किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है? तो यहाँ देखते हैं कि यह जो प्रश्न है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भागवन में महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। इसमें कवित्री जो है वो हमें कई विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। पहला है कि अडिग और कठोर हिमालय के हृदय में कंपन क्यों नहीं होने लगे, लेकिन हमको हार नहीं मानना है। यानी कहने का मतलब है कि हिमालय अस्थिर रहता है, उसका दिल काफ़ी कठोर रहता है,
लेकिन ऐसा समय आ जाए जब तुम्हारा हिमालय तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाए, उसके हृदय में पूरा कंपन हो जाए, यानी पूरा माहौल खराब हो जाए, लेकिन फिर भी हमको हार नहीं मानना है। आगे बोला गया है कि आकाश से प्रलयकारी वर्षा क्यों नहीं होने लगे, चारों ओर अंधेरा क्यों न छा जाए, आकाश से बिजली क्यों नहीं गड़गड़ाने लगे, लेकिन हमको हार नहीं मानना है, हमको आगे बढ़ने लगना है। यानी कहने का मतलब है कि जो सृष्टि का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, तुम्हारे विपरीत क्यों नहीं हो जाए। तुम्हारा जो हिमालय स्थिर था वो क्यों नहीं तुम्हारे पास आ जाए। जो आसमान है वहां से वर्षा होती है कोमल, लेकिन वहां से प्रलय क्यों नहीं आने लगे, चारों ओर अंधेरा क्यों नहीं हो छाने जाए, लेकिन फिर भी हमको हार नहीं मानना है, हमको विभिन्न परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। अर्थात कवित्री ने यहाँ पर हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह भी आपका बुक से है, लेकिन यह आपका गद्य खंड से है। इसमें भी सेम है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया। आंसर देखते हैं। तो जो प्रश्न है यानी प्रस्तुत प्रश्न हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। इसमें भारत के बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग कोई काम नहीं चाहते हैं, यानी यहाँ के लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। एक सिद्धांत यह भी है भारत में कि जो जितना निकम्मा है वह उतना अमीर समझा जाएगा। इस कारण से लोग क्या होता है, काम करते नहीं है, दिन भर केवल निकम्मेपन दिखाते रहते हैं। और क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो केवल अमीरों के लिए मुसाहबी, दलाली या दिन भर गप्पे मारते रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग गरीब हैं। अतः लेखक ने इन परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि इस अभागे आलसी देश के लिए जो कुछ भी हो जाए वही काफ़ी, क्योंकि यहाँ के लोग काम करना ही नहीं चाहते, तो यहाँ की उन्नति कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है कि सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा था वही समस्या शहर के भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी, मूलतः वह समस्या क्या थी। आंसर देखते हैं। तो यह जो प्रश्न है यानी कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित खानाबदोश से लिया गया है, जिसमें मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस कहानी के हमें पता चलता है कि मानू और सुखिया जो है वो प्रायः गांव में शोषण और जातिवाद की समस्या देखती है, और उससे बचने के लिए उन्होंने शहर की ओर पलायन किया और एक ईंट के भट्टे पर काम करने लगे। लेकिन उसे जो है सो ईंट के भट्टे पर भी स्त्रियों एवं मजदूरों का शोषण और जातिवाद जैसी समस्या को देखने की मिलती है। अर्थात जिस शोषण के बचने के लिए सुकिया ने गांव छोड़ा था वही समस्या उसको फिर से शहर के ईंट भट्टे पर भी देखने को मिलती है, उसे वहां पर भी ये समस्या झेलनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसका भी आंसर देखते हैं। ध्यान देना कि हर आंसर में कम से कम उसका परिचय लिखना है, ताकि एग्जामिनर को यह आइडिया आए कि बच्चा पूरा पढ़ा है, इसको पूरा कहानी के बारे में पता है। इसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फुले से अवतरित है। इसमें ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया तथा स्त्री शिक्षा के लिए मिशन पूरा करने में लगे। इसके लिए क्या करते हैं वो, तो यहाँ दोनों व्यक्ति जो ज्योतिबा फुले हैं और सावित्रीबाई फुले हैं, दोनों गरीबों और जो अछूत हैं उनकी बस्ती में जाती है और वहाँ जाकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे आग्रह करते हैं। इस पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग उन पर कई लाछन लगाते हैं, परंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी और 30 साल के अथक प्रयास के बाद इस मिशन को पूरा किया। यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो दोनों पति पत्नी हैं उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर काम किया, कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की, और इनकी इन्हीं एकता को देखते हुए कह सकते हैं कि इनकी यह जो एकता है वो आज की आधुनिक दंपतियों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा नरेंद्र शर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। पहला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी 2 रचना है
अंधेरी नगरी और राजा हरिश्चंद्र। बात करेंगे नरेंद्र शर्मा की, तो इनकी दो रचना है प्रभात फेरी और पलाश। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यह आपका हिंदी का सेकेंड बुक अंतराल भाग 1 से लिया गया है। अंतराल भाग 1 से लिया गया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक ने अपने जिन 5 मित्रों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखे। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो प्रश्न है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 में मकबूल फिदा हुसैन द्वारा रचित हुसैन की कहानी अपनी जवानी से लिया गया है। और इस कहानी में जो है यानी अंतराल भाग 1 में जो यह कहानी है, इसमें लेखक ने अपने 5 मित्रों का नाम जिक्र किया है, जो इस प्रकार से। पहला है मोहम्मद इब्राहिम गोहार अली। यह जो है हमेशा इत्र में डूबे रहते थे यानी इस सेंट के बहुत शौकीन थे। उसके बाद इसकी कद छोटी थी, नजरें ठहरी हुई थी और साथ ही यह काफ़ी गुणवान थे। अगला दोस्त है डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद। क्या देखते हैं इनके बारे में कि इसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, वह खाने और गाने का बड़ा शौकीन थे और शरीर एकदम पहलवान जैसा कसा हुआ था। आगे है हामिद कंबर हुसैन। यह जो हामिद कंबर हुसैन है, इसे कुश्ती और दंड बैठक का बड़ा शौक था और गप्पे हाँकने और बात मिलाने में यह भी एकदम काफ़ी कुशल थे। अगला दोस्त इनके हैं अब्बास जी अहमद। यह जो अब्बास जी अहमद हैं, इनका शरीर गठीला था, आंखें जापानी जैसी थी और स्वभाव से एक बिजनेसमैन लगते थे। अगला दोस्त है अब्बास अली फिदा। यह लहजा एकदम नरम थे और उसका माथा ऊंचा था, समय का बड़ा पाबंद था और यह हमेशा किताब पढ़ते हुए रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसका सवाल 8वां में है कि दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर के कलाकार उनके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होते हैं। आंसर देखते हैं कि यह भी प्रश्न जो है वह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 में यानी अंतराल भाग 1 में जो है वो मकबूल फिदा हुसैन द्वारा रचित हुसैन की कहानी अपनी जवानी से अवतरित है। इसमें जो है क्या देखते हैं कि मकबूल जो लेखक है उनका मन लगाने के लिए उन्हें कई तरह के अलग अलग दुकानों पर बिठाया गया था, परंतु दुकान में तो वह बैठे लेकिन उनका मन जो है सो दुकान पर नहीं लगता था। उनका ध्यान हमेशा ड्राइंग और पेंटिंग में ही लगा रहा था। वहाँ पर क्या देखते हैं कि वह दुकान पर बैठे बैठे जो है वो सामने से गुजरने वाली मेहतरानी, उसके बाद बोरी उठाने वाले मजदूर की पेंच वाली पगड़ी और पठान के दाढ़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत आदि का स्केच जो है बनाते थे। साथ ही वह बकरे के बच्चे का भी स्केच बनाते थे। और इन सभी क्रियाकलापों के माध्यम से यह पता चलता है कि मकबूल जो है सो अंदर से ही कलाकार थे, यानी उनकी जो है भीतरी कलाकारी की प्रतिभा अभिव्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि चित्रकार बेंद्रे की पेंटिंग बैंगबोर्ड के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो हम क्या देखते हैं कि पेंटिंग बैंगबोर्ड के जो है वो बेंद्रे साहब ने 1933 में अपने घर पर ही एक कैनवास पर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को नौजवान पहलवान के कपड़े पहनवा कर मॉडल बनाया था। यानी यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बेंद्रे साहब है यह बैंगबोर्ड पेंटिंग को अपने घर पर बनाते हैं और इसमें अपने छोटे भाई को मॉडल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को जो है नौजवान पठान का कपड़ा पहनाते हैं। उसके बाद इसके सिर पर हरा रुमाल, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा यानी कि सूरा और डेंगा यानी कि बोल सकते हैं कि फ्रेंच इंप्रेशन की झलक प्रस्तुत करते हैं। और इस पेंटिंग के लिए इन्हें जो है वो मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल प्रदान किया था। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी का हुआ है कि किसकी चित्रकारी करने के लिए मकबूल ने बचपन में स्कूल की अपनी किताबें बेच दी थी। तो हम क्या देखते हैं कि मकबूल ने कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म यानी शांताराम की फिल्म आती है जिनका नाम था सिंहगढ़, और सिंहगढ़ की पोस्टर का ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए इन्होंने जो है ऑयल कलर और ट्यूब खरीदने के लिए अपने बचपन में स्कूल की किताबें को बेच दिए थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका हिंदी के मॉडल सेट 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन।
तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कसम से यार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग को बोलते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।